वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन। दोस्तों, आज मैं आपको हाई कोर्ट में हुए एक प्रोग्राम की झलक दिखा रही हूँ। टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। और ये हमारे माननीय श्री जे.के. सिन्हा जी बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा बोले। स्वतंत्रता संग्राम में अधिवक्ताओं की भूमिका पर सुनिए। चाहे वो पायलट हुआ, चाहे सेना में कमीशन ऑफिसर हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ज्योतिषी का भी उदाहरण है आपके एडवोकेट्स के बीच में। यहाँ पे माननीय न्यायमूर्ति शोभा दीक्षित को हम लोगों ने एड्रेस भी किया है। ये विषय वास्तव में अभी हमारे अभी क्या हो गया, फिर वो क्रांति की आग उन्होंने लगा दी। अलीपुर बम कांड में वो अभियुक्त बन गए, अभियुक्त बने और उनको काल कोठरी में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी 8x8 की, उसमें उनको डाला गया। और उतना विद्वान व्यक्ति आईसीएस उस समय का, क्रांति की आग ज्वाला उनके अंदर, और वो 8x8 की कोठरी में कैद थे। ऐसे में कहां पुकारेंगे आप सिवाय भगवान के, ईश्वर के। और उन्होंने ईश्वर को पुकारा, और शायद उत्तर पाड़ा का भाषण उन्होंने दिया है जेल से निकलने के बाद। उसको हम आपसे प्रार्थना करेंगे, कहीं भी ढूंढ के पढ़िएगा। उसमें कैसे वो बाहर आए। चित्रंजन, उनके पास कोई भी ऐसा पैरोकार नहीं था जो कि उनको छुड़ाए। चित्रंजन दास जी को, जिनके अंदर भी देशभक्ति का ज्वार था, वो स्वयं आए, अपनी सेवाएं उनको समर्पित की और उन्होंने ही उनको छुड़ाया। और छुड़ाने के बाद वो आए हैं और उन्होंने उत्तर पाड़ा में जो भाषण दिया है, तो इतिहास की धरोहर है। उन्होंने कहा कि आज आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं नहीं बोलूंगा, आज वो मैं बोलूंगा जो माधव ने कहा था। माधव यानी कृष्ण। कैसा दर्शन हुआ था मैं नहीं जानता, सांकेतिक हुआ या प्रत्यक्ष हुआ ये तो वही जाने, लेकिन यही उन्होंने कहा कि जो मैं बोलूंगा जो माधव ने बोला था। और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होगा। उनसे पूछा कि ये तिथि कैसे आपने की। उन्होंने कहा कि मेरा भी अवतरण उसी दिन हुआ है, उनकी भी जन्म दिवस 15 अगस्त ही है। ऐसे चित्रंजन दास की पृष्ठभूमि में मैंने बात की। आप महामना मालवीय जी ने वकालत छोड़ी और किस काम में लग गए। आज जो काशी विश्वविद्यालय है उसकी आप गुलाम पीर ने क्या कल्पना कर सकते हैं क्या? सारा इतिहास आपको मालूम है। और उनके लिए सत्येज बहादुर सप्रू ने कहा था कि वो ही वाज अमंग टॉप मोस्ट अमंग द 5 टॉप मोस्ट एडवोकेट्स ऑफ इलाहाबाद। तब उन्होंने छोड़ा। हमारी आपकी सामाजिक भूमिका भी हमको कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। मैंने जब भी आप लोगों के बीच में अपनी बात कहनी चाहिए तो मैंने यह जरूर कहा है कि केवल मैं और मेरी वकालत नहीं, मैं और मेरा समाज भी साथ चलेगा, तभी वकीलों की भूमिका उस समय थी। समाज को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। नाम बहुतेरे हो सकते हैं, अभी और लोग बोलेंगे। वकीलों में महात्मा गांधी सर्वोपरि, जिनके अंदर संवेदना इतनी। आज महात्मा गांधी के बारे में कुछ लोग कुछ बातें कहते हैं, सही हो सकते हैं, जो विपरीत कहते हैं, लेकिन क्या, मैं उनसे पूछता हूँ सवाल, क्या उस समय गुजरात से, पोरबंदर से एक व्यक्ति जो ज्यादा नहीं जानना जाता था, लेकिन कहाँ आता है, चंपारण में। चंपारण वहां से कोयला गाड़ी चलती थी इंजन वाली, उससे वो पहुंचते थे और वहां पर जो नील साहब थे, नील की खेती कराते थे, वो मुट्ठी भर भात और उसी का माल नमक देकर के उससे 18 घंटे काम कराते थे, वेद बरसाते थे। उस पर कहीं से न्यूज उन्होंने सुनी, लेकिन उस संवेदनशील व्यक्ति की संवेदना जागी। वहां पर गए और वहां पर साथी उनके मिले थे राजेंद्र बाबू। आप जरा कल्पना करिए उन दो महापुरुषों को जो वकीलों की भूमिका में थे, लेकिन वकीलों की भूमिका आगे बढ़ गए। कितने नाम लिए जाए पड़े, जवाहरलाल नेहरू का लीजिए, पाल जिनको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, विपिन पाल, लाला लाजपत राय, ऐसे सारे वकीलों की श्रृंखला
आप सब जानते हैं, वकीलों के बीच में खड़ा हूं। मैं आज थोड़ी सी और बात करना चाहता हूं और संक्षेप में कहूंगा कि आखिर आज हमको क्या विचार नहीं करना पड़ेगा कि उन्होंने जो किया महापुरुषों ने, हमारी भूमिका क्या वो है इस समय। निगेटिविटी नहीं, निगेटिव बात करना तो अपराध है, अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन जो अभी घटनाक्रम घटा है उसमें मुझे आंदोलन किया। अपने ही बीच के एक वकील ने जमानत के लिए निचली अदालत में गए, उन्होंने जमानत का आर्डर करा दिया, जमानत होने वाली थी, जमानत हो गई। एक ग्रुप आया वकीलों का, हम ही में से, कौन थे वो नहीं जानता, लेकिन ये मुझे उस व्यक्ति ने सुनाया जो विक्टिम। उन्होंने कहा कि अब आपने जमानत तो करा दी, आपने बेल ऑर्डर नहीं दाखिल करें, बेल बॉन्ड नहीं दाखिल करेंगे। आश्चर्य है, ये आज के वकील की भूमिका है क्या? उसने कहा नहीं, मैं तो अपना मन ने कहा, मैं तो कर्तव्य करूंगा, अगर बेल कराई है तो बेल बॉन्ड और कौन दाखिल करेगा। साहसपूर्वक उसने दाखिल किया। दाखिल करने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो 10, 15, 20 वकील उनको घेर लेते हैं, उनको पीटते हैं। जरा सोचिए, आज उस काल के वकीलों की भूमिका के बजाय हम अपनी भी भूमिका को ध्यान दें। और अगर ये माझी नाव डुबोने लगा तो कौन बचाएगा? वकील अगर न्याय के दिलाने के बाद खुद अन्याय का अपराधी बन जाएगा तो कौन बचाएगा इस देश समाज को? अमृत महोत्सव पे आज ये विचार करने का विषय है। आज इसको मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। 50 साल पहले एक कविता मैंने लिखी थी, वो कविता आपके सामने रख करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। केवल यही था विभ्रमित युवा को, विभ्रमित युवा मैंने एक नक्सलाइट मेरी यात्रा में साथी मिल गया और केवल उसकी उम्र 16-17 साल थी, लेकिन उसका नाम, पहले तो उसने परिचय तो मुझे बताया कि उसका नाम विनोद कुमार शाह है, लेकिन वास्तव में बाद में कालांतर लंबी कहानी हो जाएगी तो मैं शार्ट कर रहा हूँ। वास्तव में एस विनोद था, नक्सलाइट था और उसकी हत्याओं की घटनाएं हर सप्ताह थी। जब उसको मैंने देखा, मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता के नाते बिहार की बात की, तो मैंने भी इसको माना कि अगर ये 16-17 का व्यक्ति नक्सलाइट हो सकता है तो मैं क्या कर लूंगा, इसके अंदर राष्ट्रवाद भरूंगा, रिस्क लेके भरूंगा। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता निकलता है तो हाँ, मैंने समझा आपका संकेत है। हाँ, तो बस मैं इस कविता को 5-7 मिनट लगेंगे सुनाता हूँ। तो वो दिग्भ्रमित व्यक्ति ने, उसको मैंने अपनी धारा में राष्ट्रवाद में जोड़ा, उसको समझा और जुड़ा, लेकिन उस दिग्भ्रमित व्यक्ति ने मुझे इस कविता लिखने को बाध्य किया था। 50 साल पहले की कविता है ये, मेरी 70 की कविता है। आप ध्यान देंगे कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको, ये 70 से जुड़ रही हैं, लेकिन आज की कविता भी है, आज को भी लगेगा परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदली नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। तुम मृगेंद्र हो इस उपवन के, मृगसा कहीं न बन जाना, बधिकों का संगीत मधुर है कहीं न सुनने लग जाना। ओ भोले भस्मासुर को वरदान कहीं मत दे देना, ओ भोले भस्मासुर को वरदान कहीं मत दे देना, समर भूमि में ओ अर्जुन गांडीव न अपना रख देना। शत्रु दलों ने फिर घेरा है भारत भूमि पुनीता को, रचना है नया महाभारत, दोहराना है फिर गीता को। भारत माता के केशों को, भारत माता के केशों को खींच रहा है शत्रु चीन, दुस्साहस भुजा दबाने के करके बैठा है पाक नीच, जिसकी ललचाई वृद्ध दृष्टा देख रही नंदनवन को, है आज हड़पना चाह रहा वो अमरनाथ के पुन को। पाक चीन से नहीं हमें डर, इनकी शक्ति हम जान चुके। पाक चीन से नहीं हमें डर, 97,000 लोगों ने समर्पण कर दिया था पाकिस्तान के लोगों। पाक चीन से नहीं हमें डर, इनकी शक्ति हम जान चुके। भारत के वीर बांकुरों की ताकत यह भी पहचान चुके। बस भय कुछ बेटों से है जो माँ का ही करने लगो मोल, शत्रु को देते आमंत्रण जय चंदी बोली रहे बोल। चढ़ गया तराजू पर
चढ़ गया तराजू परिमाण, मानव बिक रहा बाजारों में, कोई डॉलर के मोल बिका रूबल के सस्ते भावों में। नष्ट किया चारित्रशील पश्चिम की प्रगतिशीलता ने, नैतिकता को लूट लिया इस धर्महीन भौतिकता ने। अमेरिकी डॉलर की वर्षा, रूसी षड्यंत्रों की आंधी, भीषण भंवरों के घेरे में पतवारे तोड़ रहा माझी। ये माना तुम भूखे होगे, कई लोग कहते हैं एक विचारधारा भूखे का आवाज। यह माना तुम भूखे होगे, हाथों को काम नहीं होगा, ढकने को वस्त्र नहीं होगे, तुमको आराम नहीं होगा, पर क्षण भर भी भूलना नहीं राणा की। तो बंधुआस बछुट जाओ, माता की करो पुकार सुनो। ये माना तुम भूखे होगे, हाथों को काम नहीं होगा, ढकने को वस्त्र नहीं होगे, तुमका आराम नहीं होगा, पर क्षण भर भी भूलना नहीं राणा की अमिट कहानी को। घासों की रोटी खाकर के रख लिया हिंद पानी को। ग्रहतार पहाड़ों में जाकर महाराज शिवा बन गए शेर, थरथरा उठा और इनके भजल को कर दिया ढेर। ये धरती आजाद भगत की है, फांसी के फंदे लिए चूम, माँ के बंधन कट जाएंगे, कर विचार थे उठे तुम। है आज समय आ गया पुनः बलवेदी पर शीश चढ़ाने का। सबसे बढ़कर है प्रश्न आज, सबसे बढ़कर है प्रश्न आज माता की लाज बचाने का। तो बंधुआस बछुट जाओ, माता की करुण पुकार सुनो। रिपुशोणित से धरती रंग दो, माँ दुर्गा की तलवार बनो। श्रृंगार करो अरिमुंडों से, माँ काली का खप्पर भर दो। खोलो त्रिनेत्र की ज्वाला को, शत्रु को छार छार कर दो। दुष्टों के बंधन से माँ जब पूर्ण मुक्त हो जाएगी, दुख के बादल छट जाएंगे, सुख स्नेह सुधा बरसाएगी। धरती इतना उगलेगी तुम खानो सुखे गो गैया, सारी जगती को बांटेगी, सारी जगती को बांटेगी अपनी कामधेनु गैया। गीता की वाणी लहरेगी, सत्युग जैसा कली होगा, गूंजेंगी वेद ऋचाएं, फिर राज्य राम का फिर होगा। तो विश्व मार्यम का तब फिर सच्चा सपना होगा। जगबंदित होगी भारत माँ, मस्तक ऊंचा अपना होगा, मस्तक ऊंचा अपना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय जे.के. सिन्हा साहब। इस पूरी सभा में ऊर्जा का संचार करने वाले, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से आने वाले आदरणीय प्रशांत भाटिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा। प्रशांत जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये जो अभी बोल रहे थे कौन थे? किसी भी संगठन अच्छा, को चलाने के लिए जिस रीढ़ की जरूरत होती है वह आदरणीय प्रशांत भाटिया जी है। आदरणीय श्री प्रशांत भाटिया जी, आप आज के विषय पर कुछ प्रकाश डालें। के तत्वाधान में इस आयोजन में अपने बीच में उपस्थित आदरणीय महाधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह जी, अपर अधिवक्ता हमारी बड़ी बहन श्रीमती ज्योति सिक्ता जी, अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय राकेश कुमार जी, उनका उद्बोधन का शुरुआत से ही जो उन्होंने भारत का परिचय दिया तो 3 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन उनकी ताली बजती रही। बड़े बड़े विश्व के लोग आए थे, बड़े बड़े धुरंधर आए थे, धर्म ज्ञाता आए थे। भाषण में भारत का क्या परोसा, पूरे विश्व में उनका अभिनंदन हुआ। शिकागो में बड़े बड़े कटआउट लग गए, उनके पेपर में उनकी A small monk from India has come whose knowledge is thousand years old। मतलब उसका ज्ञान हजारों हजार साल से बड़ा छोटा सा सन्यासी। वो जो प्रकटीकरण था, वो जो भारत है, जो भारत की पहचान है, उस पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता ये अमृत महोत्सव का अवसर है कि हम हैं क्या, हमारी पहचान क्या और भारत क्या है। भारत खाली विकास के लिए नहीं है, और विकास तो कैसा विकास, हम सब जानते हैं। भारत के बारे में हम सब सुनते भी हैं, कहानियां भी सुनते हैं, कविताएं भी सुनते हैं, इतिहास में भी जानते हैं। सोने की चिड़िया भी कहा गया। धार्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नालंदा विश्वविद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय यहाँ से विश्व के सबसे बड़े अध्यात्म के केंद्र रहे, ज्ञान के केंद्र रहे, विज्ञान के केंद्र रहे, शिक्षा के केंद्र रहे। फिर भी हम गुलाम हो गए और लंबी गुलामी का दंश रहा। और गुलामी के बाद भी जो मैंने कहा 30 वर्षों में जो हमें सबसे ज्यादा कम नुकसान हुआ, तो उसमें भी ध्यान में आता है कि यहाँ की जो, जिसको आज के समय में लोग लाइफ स्टाइल कहते हैं, जो भारत की संस्कृति पहचान है, जो भारत मूल्य है, जो सांस्कृतिक है, हमारे पारिवारिक मूल्य है, जो हमारी धरोहर है, उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा। हमारी माताएं आज यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। किसी MBA की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती,
लेकिन जिस घर में जाती हैं, जैसी आमदनी होती है, कम आमदनी में उसका घर चलाती हैं, बड़ी आमदनी बड़ी में चलाती हैं, कहीं फेल नहीं होती। कोई MBA करके कहीं बाहर से नहीं आती। अनपढ़ गवार भी हमारी माँ है तो घर का प्रबंधन जितना तरीके से वो कर सकती है, विश्व की कोई शिक्षा हमको नहीं दे सकती। ये हमारी माँ की शक्ति की पहचान, ये हमारी संस्कृति है। जब वो ठान लेती है तो शासक चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे हमारे पूर्वजों ने हथियार डाल दिए हों, तो ऐसा बालक तैयार करती है कि शिवाजी बना देती है। भारत को गुलामी के दल से, मुगलों से मुक्त कराने के लिए शिक्षा दीक्षा अपने गर्भ में ही देना शुरू कर देती हैं। ऐसी भारत की मां है जो ठान लेती हैं तो उसको करके भारत को नई दिशा देने का काम करती है। ऐसा अपना इतिहास है। उस इतिहास को समझने, पढ़ने और समाज के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और आप जैसे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आज ये बहुत शुभ दिन है। अमृत महोत्सव तो हो रहे हैं सब जगह। अमृत महोत्सव के मूल उद्देश्य को जानते हुए प्रत्येक अधिवक्ता के माध्यम से देश में नई एक यात्रा प्रारंभ करने का दिन आज है। तो आपके पास समाज का प्रत्येक वर्ग आता है, आप उसके लिए न्याय के लिए लड़ते हैं, उसके विषय को ऊपर रखते हैं और उसको न्याय दिलाते हैं। आप जो चर्चा करते हैं वो घर घर तक पहुंचती है। आपका सम्मान जो आपके पास आता है वो आंख बंद करके आपका सम्मान करता है, आपकी बातों को मानता है, आदर देता है। इस नाते से आपके मुंह से निकली हुई आप इसीलिए अधिवक्ता है, आपके वक्तव्य की एक वैल्यू है। इस नाते से आपके माध्यम से विषय जन जन तक जाना चाहिए कि आखिर अमृत महोत्सव क्यों। हम भारत हैं तो भारत की पहचान क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय अपेक्षा की थी, जब वहां से वापस आए तो उनको समझ में आया कि अशिक्षा भारत में है, तो शिक्षा क्यों दिलाना चाहते। शिक्षा का माध्यम ये नहीं था कि हमारे भारतवासी पढ़ जाएं और बड़ी बड़ी नौकरियां करें, पैसा कमाएं। वो तो मैन विद कैपिटल एम 100 लोग को खड़ा करना चाहते थे, व्यक्ति निर्माण चाहते थे। पुनः वापस उस दृष्टि से जो व्यक्ति की भूमिका है भारत के अंदर, भारत मनुष्य है, पशु नहीं है। अगर भारत के अंदर मनुष्य ने जन्म लिया है तो सौभाग्यशाली है, वो विश्व को दिशा देने की काबिलियत उसके अंदर है, उसके अंदर मद्दा है, वो आगे जाके भारत के नेतृत्व करते हुए विश्व को दिशा दे सकता है। अगर विश्व में कहीं समस्याएं हैं तो आज वो भी रिसर्च कर रहे हैं। जो पहले कहते थे कि ये तो गणियों के गीत हैं, वो आज बड़े बड़े अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, उनकी यूनिवर्सिटी में संस्कृत की पढ़ाई कराई जा रही है। और वो संस्कृत इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हमारे गीता में दिए हुए उपदेश जो है, वो गणियों के जो गीत कहा जाते थे, जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मूल भाव, मूल उद्देश्य खत्म हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसलिए मूल भावना को समझना चाहते हैं, वो भारत को समझना चाहते हैं। और वो अपेक्षा कर रहा है पूरा विश्व कि भारत कब खड़ा होगा, पुनः भारत कब खड़ा होगा। उनको विश्वास है कि भारत पुनः खड़ा होगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। विश्व गुरु की भूमिका में पुनः भारत आएगा और वो यात्रा हमारी प्रारंभ हो भी चुकी है। जहां पहले अंग्रेज कहते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हम उनके साथ बैठने लायक नहीं है, हमने तो राज किया है। आज वही रेड कारपेट करके हमारा सम्मान करते हैं। आज वही भारतीयों के साथ मित्रता करना चाहते हैं, भारत को, भारतीयों को समझना चाहते हैं। तो मित्रों, हमको अपने आप को समझना होगा, अपने भारत को पहचानना होगा। और उसमें भारत के इतिहास में हम जिन संगठनों में काम करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमको दीवारों पे लगे हुए चित्रों के इतिहास को पढ़ाकर, शिक्षा देकर हम नया इतिहास नहीं रच सकते। अगर हम अपेक्षा करते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी शूरवीर बने, देश का मार्गदर्शन करें, व्यक्तित्व निर्माण उसके अंदर हो, एक आदर्श व्यक्ति बने, तो हम उनको किताबों में पढ़े हुए पुराने इतिहास को पढ़ाकर उनको व्यक्ति नहीं बना सकते। उसके लिए हमें अपना आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। हम अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाए कि हमारे को देखकर हमारे अनुसरण करने के लिए हमारे साथ चलने वाले हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग, हमारे साथी, हमारे साथ करने वाले सहयोगी हमारे जैसे हमारे बनते हुए अपना व्यक्ति निर्माण करें, अपनी कमियों को आपस में शेयर करें, दूर करें और एक के साथ मिलकर पारिवारिक भाव से, जो पारिवारिक मूल्य है जो हमारे, जिसके कारण से आर्थिक नुकसान में, मंदी में भी हम सबसे कम आहत हुए, तो हमारे पारिवारिक मूल्य जो है, जो विश्व को भारत की देन है, अमूल्य देन है। परिवार बाहर कहाँ है, परिवार भाव बाहर कहाँ है। इस नाते से उस पारिवारिक मूल्यों को,
पुनः स्थापित करने के लिए पुराने इतिहास को देखने की आवश्यकता है और उसको याद करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आज के दिन हम कैसे बने, हमारा आचरण कैसा हो, व्यक्तित्व निर्माण कैसा हो, उस दृष्टि से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो स्वामी विवेकानंद जी कहा, कैपिटल एम मैन विद आई वांट मैन विद कैपिटल एम। मैन तो मैन होता है, चाहे कैपिटल एम से हो चाहे छोटा एम से हो, तो व्यक्ति निर्माण की अपेक्षा करते थे, उसकी आवश्यकता है। प्रशांत जी को मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा। इस बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सौरभ लवानिया साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम आपका इस सभागार में, इस समारोह में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रशांत भाटिया साहब, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ आदरणीय न्यायमूर्ति श्री डी.के. उपाध्याय जी और हमारे संकल्प है ये प्रत्येक जब भी हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो उस समय हमें संकल्प ध्यान में आता है। मित्रों, आज क्योंकि विशेष जन बैठे हैं, समय भी हमारा बहुत ज्यादा ना लेते हुए मैं खाली ये अपेक्षा करूंगा कि जो हमारे मूल्यों के आधार पर भारत की पहचान है, पारिवारिक मूल्य जो हमारे हैं, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जिसके नाते से बड़े बड़े गुरुओं ने, सिख गुरुओं की बात आती है। आजकल 400 साल हम गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मना रहे, गुरु गोविंद सिंह का मना रहे, लेकिन जब इतिहास को ठीक से नहीं पढ़ते, उसका अवलोकन नहीं करते हैं, तो दुर्गति होती है। जिस धर्म की उत्पत्ति मात्र राष्ट्र रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बना, आज वो भी अपने आप को हिंदू धर्म से अलग सिख धर्म मानता है। तो हमारी ये 75 वर्ष की यात्रा का ये परिणाम है कि हम कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारा अस्तित्व था। सुना दोस्तों, कितने बढ़िया बढ़िया वक्तव्य बता रहे हैं सभी लोग। इसी प्रकार से जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल नीता क्रिएशन को। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।